Hello everybody. Today we are going to start an important topic and that is पेनिनसुला प्लेटू। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पेनिनसुला प्लेटू की लोकेशन कहाँ पर है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं एंड इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। लेट स्टार्ट द टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है द पेनिनसुला प्लेटू। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया पेनिनसुलर, ठीक है। तो पेनिनसुला आखिर में किसे कहते हैं? पेनिनसुला हम किसे कहते हैं? एक ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। ए लैंड मास विच इज सराउंडेड बाई वाटर बाई 3 साइड is called peninsula, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया जो है 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। इस साइड में कौन सा सी है? यहाँ पर इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन। एंड इस साइड में कौन सा सी है? यहाँ पे होगा आपका अरेबियन सी। एंड इस साइड में बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया 3 साइड से सी से घिरा हुआ है, इसलिए हम उसको कहते हैं पेनिनसुला। एंड सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटू। प्लेटू का मीनिंग क्या होता है? प्लेटू का मीनिंग होगा, आपने माउंटेन तो देखा ही होगा, माउंटेन आपके काफ़ी हाइट के माउंटेन होते हैं एंड माउंटेन की यहाँ पे चोटी होती है, मतलब पीक होता है माउंटेन का, है ना। एंड आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी नुकीला टाइप का है। दूसरी तरफ प्लेटू भी माउंटेन की तरह काफ़ी हाइट में होता है, ठीक है, लेकिन माउंटेन की तरह इसकी कोई पीक नहीं होती है। ऊपर की तरफ से देखा जाए तो ये एक फ्लैट लैंड होता है और ये एक टेबल लैंड की तरह दिखाई देता है। आप इस मैप में देख सकते हैं इंडिया 3 साइड से 1, 2 एंड 3 साइड से ओशियन से घिरा हुआ है, इसीलिए हमने इसको बोला पेनिनसुला। एंड प्लेटू का मीनिंग क्या होता है? एक ऊंची ज़मीन, और ऊपर से देखने में कैसी होनी चाहिए? ऊपर से देखने में बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। प्लेटू को हम टेबल लैंड भी कह सकते हैं क्योंकि देखने में आपको टेबल की तरह बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगा। अब हम देखते हैं इंडिया के मैप में पेनिनसुला प्लेटू की लोकेशन कहाँ पर है। तो आपने सबसे पहले स्टडी किया था इंडिया के सबसे नॉर्थ में एक बहुत बड़ी माउंटेन की रेंज है ना। तो उसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रेटर हिमालय रेंज। इसके बाद में इसी के जस्ट नीचे एक बहुत बड़ा प्लेन है, उसका नाम क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स। इसी नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डार्क किया हुआ है ना लाइन, इस लाइन के अंदर जो आप देख रहे हैं, जो ज़मीन का जो पार्ट आप देख रहे हैं, वो आपका पेनिनसुला प्लेटू है। एंड पेनिनसुला प्लेटू इंडिया के साउथ तक फैला हुआ है। पेनिनसुला प्लेटू एक तरह से यहाँ पर ट्रायंगल की शेप में फैला हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं पेनिनसुला प्लेटू एक तरह से ट्रायंगल की शेप में फैला हुआ है और जो इंडिया के यहाँ से सेंटर से साउथ की तरफ जाता है। अब हम देखते हैं पेनिनसुला प्लेटू का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था और उसका नाम क्या था? उसका नाम था पेंजिया। उस टाइम पर एक ओशियन था जिसका नाम था पैंथेलासा ओशियन। फिर क्या हुआ? इस कॉन्टिनेंट के जिसका नाम पेंजिया था 2 पार्ट थे। ऊपर का जो पार्ट था उसको हम कहते थे अंगारा लैंड एंड नीचे का जो पार्ट था उसे हम कहते थे गोंडवाना लैंड। समय के साथ साथ में इन कॉन्टिनेंट के बीच में क्रैक्स पड़ जाते हैं एंड ये क्रैक्स धीमे धीमे से और इंक्रीज होते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है? लास्ट में जो सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग होने शुरू कर देते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं पेंजिया से जो पीस अलग हुए वो एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई इस साइड मूव करेगा, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई ऊपर की साइड मूव कर रहा है, कोई नीचे की साइड में मूव कर रहा है। यहाँ पे जो आप रेड कलर देख रहे हैं ये इंडिया का पीस था, तो इंडिया भी आगे की तरफ मूव करता है। इस फिगर में आप देखिए कि इंडिया आगे की साइड में मूव कर रहा है एंड जो इंडिया की प्लेट जो थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी, अपने से एक बहुत बड़ी प्लेट से जाकर टकराती है, उसको हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट। जब ये प्लेट इससे टकराएगी तो यहाँ बीच में जो ओशियन था जिसका नाम था टेटिस, तो क्या होता है इसमें जो सेडिमेंट जमा थे वो बाहर निकल के आ जाते हैं एंड वो हिमालय का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस
जो लास्ट का जो पीस आप देख रहे हैं इंडिया का साउथ वाला पीस, इसी लैंड मास से आपका बना पेनिनसुला प्लेटू। जब इंडियन प्लेटो यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो बीच में जो समुद्र था टेटिस, उसमें सेडिमेंट जमा थे वो बाहर निकल के आ जाते हैं और वो एक माउंटेन का रूप ले लेते हैं। उसे हमने बोल दिया यहाँ पर हिमालय। ठीक है, हिमालय के जस्ट नीचे यहाँ पर एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है, इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक ट्रायंगल की शेप में जो लैंड मास डेवलप हुआ था उसको हमने क्या नाम दिया, उसे हमने नाम दिया पेनिनसुलर प्लेटू। इसमें खास बात और है कि इंडिया का जो लैंड मास था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इसीलिए इंडिया का साउथ वाला जो पार्ट है जो अभी आपने देखा कौन सा पेनिनसुलर प्लेटू, ये एक काफ़ी ओल्डेस्ट पार्ट है क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अब हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेटू के फीचर्स। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या होगा, पेनिनसुलर प्लेटू इज ए टेबल लैंड। टेबल लैंड क्यों कहा गया है, जैसा मैंने आपको बताया था कि माउंटेन तो काफ़ी हाइट में ऊंचे होते हैं, है ना, और एक चीज़ और होती है यहाँ पर प्लेटू। तो प्लेटू ऊपर से देखने में हमको कैसे दिखाई देंगे, बिल्कुल फ्लैट दिखाई देते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको टेबल लैंड। यहाँ साफ साफ लिखा है प्लेटू, तो यहाँ पर इस तरह की पीक नहीं होगी, यहाँ पर ऊपर का एरिया कैसा होगा, फ्लैट एरिया होगा और वो टेबल की तरह दिखाई देगा। टेबल का सरफेस ऊपर का कैसा होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया इसको टेबल लैंड। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसका फॉर्मेशन ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से हुआ है। इग्नियस रॉक्स लावा से बनी होती हैं एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती हैं, जो प्रेशर एंड हीट की वजह से अपना रूप चेंज कर लेती हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेशन जो हुआ क्रिस्टलाइन पत्थरों से, इग्नियस रॉक्स से एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से हुआ है एंड ये काफ़ी ओल्ड है। ओल्ड क्यों है, क्योंकि ये एक गोंडवाना लैंड का पार्ट था एंड गोंडवाना लैंड बहुत पुरानी जमीन थी, इसीलिए ये एक ओल्ड जमीन का टुकड़ा है। पॉइंट नंबर थर्ड, इट इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ गोंडवाना लैंड के टूट जाने की वजह से एंड उसके ड्रिफ्ट होने की वजह से। आपने देखा था गोंडवाना लैंड के टुकड़े हुए थे, यानी उसका ब्रेकअप हुआ था, आगे की तरफ वो मूव कर रहे थे, है ना, तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये आपका पूरा नीचे का पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, इसमें ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप होने के बाद में जो कॉन्टिनेंट बनते हैं वो एक दूसरे से अलग मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें तो सिर्फ इंडिया से मतलब है, तो इंडिया का ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे की तरफ मूव करता है एंड मूव करते करते पहुँच जाता है अपने से बड़ी प्लेट के पास एंड उससे जाकर टकरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माउंटेन बना, प्लेन्स बना एंड जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, इससे क्या बनेगा, इससे एक ट्रायंगल शेप में ज़मीन बनेगी, उसको हम कहेंगे यहाँ पर पेनिनसुला। तो पेनिनसुला का जो फॉर्मेशन हुआ ना वो गोंडवाना लैंड की ब्रेकअप होने की वजह से हुआ एंड उसके ड्रिफ्ट होने की वजह से हुआ है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इसके टू पार्ट्स हैं, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट को हम कहेंगे यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड पार्ट का नाम होगा डेक्कन प्लेटू, और इन दोनों पार्ट को हम डीपली स्टडी करेंगे। ओके, एंड एक पॉइंट और दे सकते हैं यहाँ पर, इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। गोंडवाना लैंड से बने होने के कारण आपका पेनिनसुला प्लेटू जो है सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का। ओके, तो ये थे इसके फीचर्स। अब हम सेंट्रल हाईलैंड को एंड डेक्कन प्लेटू को अलग अलग टॉपिक वाइज से स्टडी करेंगे। देखिए जी आपका इंडिया का मैप है। ठीक है,
तो आपने देखा कि साउथ में जो एक ट्रायंगल की शेप में ज़मीन बनती है उसे हमने नाम दे दिया पेनिनसुला प्लेटू। ओके, तो फिर आपने पढ़ा कि पेनिनसुला प्लेटू के 2 पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स के बारे में मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इन पार्ट्स को डीपली स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक रिवर है, इसका नाम है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर, तो इस रिवर की ऊपर वाला जो पार्ट है तो वो पार्ट आपका आएगा सेंट्रल हाईलैंड का, एंड इस रिवर के नीचे जो पार्ट आता है उसका नाम होगा डेक्कन प्लेटू। ओके, तो आपने देखा कि इसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं यहाँ पर, एक सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड का नाम क्या है, डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड का जो स्लोप है, यानी कि यहाँ पर जो नदी बहती है वो किस डायरेक्शन में बहेगी, तो इनका स्लोप होगा इस डायरेक्शन में जाकर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ इनका डायरेक्शन होगा। अगर इस एरिया से कोई नदी निकलती है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहेगी एंड यहाँ पे गंगा नदी में जाके मिल जाएगी। एंड डेक्कन प्लेटू का जो स्लोप है वो आपका इस तरफ होगा, और यहाँ से जो नदी निकलेगी वो सीधा बे ऑफ बंगाल में जाके चली जाएगी। अब बची कौन सी रिवर आपकी, नर्मदा रिवर, है ना। तो नर्मदा रिवर का स्लोप किस तरफ है, वो आपका इस साइड में है, यानी कि नर्मदा रिवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि नर्मदा नदी से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपका सेंट्रल हाईलैंड का पोर्शन है, एंड नर्मदा नदी से नीचे वाला जो पोर्शन है उसका नाम क्या है, डेक्कन प्लेटू। आप इस मैप में देख सकते हैं यहाँ पर जो नदी है इसका नाम क्या है, नर्मदा रिवर। ओके, नर्मदा रिवर से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है, उसका नाम है सेंट्रल हाईलैंड, एंड इस नदी से नीचे वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है, डेक्कन प्लेटू। ओके, तो नर्मदा रिवर जो है इसके लिए बाउंड्री डिसाइड कर देती है, ऊपर वाला कौन सा, सेंट्रल हाईलैंड, एंड नीचे वाला कौन सा, डेक्कन प्लेटू, और बीच में कौन है, बीच में रिवर नर्मदा। अब हम देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका, फर्स्ट पॉइंट होगा द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइन टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर नर्मदा is called सेंट्रल हाईलैंड। रिवर नर्मदा से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है, वो पोर्शन है आपका सेंट्रल हाईलैंड का। पॉइंट नंबर सेकंड, दिस पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की। ओके, कवर द मेजर पोर्शन या पार्ट ऑफ द मालवा प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड ने सबसे अधिक जो पार्ट कवर कर रखा है वो किसका कवर कर रखा है, मालवा प्लेटू का, और इसे अभी हम मैप में देखेंगे। ओके, एंड पॉइंट नंबर थर्ड, अब हम देखते हैं इसका कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है, इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए साउथ में इसकी बाउंड्री कौन डिसाइड करता है, साउथ में एक रेंज है, इसका नाम है विंध्यन रेंज, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में कौन सी रेंज है, विंध्यन रेंज है। एंड इसके नॉर्थ वेस्ट में एक रेंज है, इसका नाम है अरावली रेंज। हम इसकी वेस्ट में चले जाएं तो वहाँ पर क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा डेजर्ट। एंड इसके ईस्ट में एक प्लेटू है, उसका नाम है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटू। तो आपने क्या देखा, साउथ में कौन सी रेंज है, विंध्यन रेंज है, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी रेंज है, अरावली रेंज है, और हम चले जाएं वेस्ट में तो वहाँ पे आपको मिलेगा डेजर्ट।
ईस्ट में आप जाएंगे सबसे ईस्ट में, तो आपको वहाँ पर सबसे लास्ट में मिलेगा छोटा नागपुर प्लेटू। इनके बीच में फैला हुआ है आपका सेंट्रल हाईलैंड। इंडिया के इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये आपकी रिवर नर्मदा है, ठीक है। नर्मदा के नॉर्थ में जो पार्ट है उसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड, एंड इसके साउथ में जो पार्ट है उसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेटू। तो अब हमको देखना है कि जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है उसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। तो आप देखिए नर्मदा रिवर से ऊपर एक माउंटेन रेंज है, इसका नाम क्या है, विंध्य रेंज। तो ये इसका साउथ वाला पार्ट हो गया, है ना। और एक बात आपने और जानी थी कि इसने सबसे अधिक जो पार्ट कवर कर रखा है वो कौन से प्लेटू का कवर कर रखा है, मालवा प्लेटू का कवर कर रखा है, जो आपका इस रेंज के आगे है। एंड फिर आपने जाना था कि इसका नॉर्थ एंड वेस्ट एक्सटेंशन क्या है, तो उसका एक्सटेंशन है आपका अरावली रेंज, जो कि राजस्थान के अंदर है। और हम इसके वेस्ट में चले जाएं तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी कि थार डेजर्ट। फिर हमने जाना कि इसका सबसे ईस्टर्न एक्सटेंशन कौन सा है, तो ईस्ट में आप जाएं तो यहाँ पर आपको लोकली प्लेटू के नेम मिलेंगे। एंड सबसे लास्ट में हम पहुँचेंगे ईस्ट में, तो यहाँ पे मिलेगा आपको छोटा नागपुर प्लेटू जी। इसका सबसे ईस्टर्न एक्सटेंशन है सेंट्रल हाईलैंड का। अब हम सबसे ईस्ट में तो पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में अभी कुछ प्लेटूस बाकी हैं, उनके नेम कौन कौन से हैं। मालवा प्लेटू से जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लेटू और मिलेगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बुंदेलखंड। तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा, बुंदेलखंड प्लेटू का एरिया हो जाएगा, ठीक है। इससे हम और चलेंगे ईस्ट की तरफ तो यहाँ पर आपको एक प्लेटू और मिलेगा जिसका नाम होगा बघेलखंड। और चलेंगे जब ईस्ट की तरफ हम तो यहाँ पर एक प्लेटू मिलेगा, उसका नाम क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू। तो कहने का मतलब यह है कि मालवा प्लेटू इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन है। उस पोर्शन के बाद जब हम चलेंगे ईस्ट की तरफ तो यहाँ पे आपको और भी प्लेटू मिलते हैं जो कि सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट होते हैं। उनके नेम कौन कौन से हैं, इसका नेम है बुंदेलखंड एंड इसका नेम होगा बघेलखंड। और जब हम सबसे लास्ट में पहुँचते हैं ईस्ट की तरफ, यानी कि सबसे ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है आपका सेंट्रल हाईलैंड का, उसका नाम क्या है, उसका नाम है छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि सबसे ईस्टर्न एक्सटेंशन सेंट्रल प्लेटू का कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेटू। एंड नॉर्थ वेस्ट में इसका एक्सटेंशन कौन सा है, तो इसका नाम होगा यहाँ पर अरावली रेंज। कौन सी रिवर के द्वारा से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आपका आंसर होगा रिवर नर्मदा। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको इसमें याद रखने हैं। हमने एक पॉइंट डिस्कस और किया था कि इस एरिया से जो रिवर्स निकलती हैं वो आपकी रिवर नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक चंबल नदी निकली, वो आपकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। इसी तरह से इस रिवर को आप देख सकते हैं, ये रिवर भी आपकी नॉर्थ ईस्ट में फ्लो कर रही है। तो यहाँ से जितनी रिवर निकलती हैं आपकी, चाहे वो चंबल हो, केन, बेतवा, सिंध, कोई सी भी नदी हो, वो आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी एंड लास्ट में जाकर वो गंगा रिवर से जाके मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका स्लोप देखते हैं। स्लोप आपने जाना कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका स्लोप है, क्योंकि सारी नदियाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं एंड लास्ट में जाके रिवर गंगा में जाके ऐड हो जाती है। ये चीज़ इसका स्लोप दर्शाती है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसका जो वेस्ट का जो पार्ट है, द वेस्टर्न part of the central highland are wider than the eastern part। सेंट्रल हाईलैंड का जो वेस्टर्न पार्ट है वो कैसा है, काफ़ी वाइडर है। ईस्ट वाला पार्ट इसका वाइडर नहीं है। आप इस मैप में देख सकते हैं सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट में काफ़ी चौड़ा है, देख लीजिए यहाँ पर। एंड ईस्ट में इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है, यानी कि ये काफ़ी नैरो होता है। वेस्ट में चौड़ा है एंड ईस्ट में नैरो है। तो आपने स्टडी किया नर्मदा नदी से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है, सेंट्रल हाईलैंड का पोर्शन है। सेंट्रल हाईलैंड का जो पोर्शन है उसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, सबसे नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर अरावली रेंज एंड साउथ में विंध्यन रेंज एंड सबसे ईस्टर्न में छोटा नागपुर प्लेटू।
एंड इसने सबसे अधिक पोर्शन कवर कर रखा है मालवा प्लेटू का। मालवा प्लेटू के बाद में भी प्लेटूज पड़ते हैं। एक तरफ यहाँ पे मालवा प्लेटू है एंड एक तरफ आपका छोटा नागपुर प्लेटू है। इनके बीच में भी आपको 2 प्लेटू और दिखाई देंगे, जिनका नाम था एक तो बुंदेलखंड एंड सेकंड का नाम था बघेलखंड। इन सब पॉइंट्स के साथ में आपका सेंट्रल हाईलैंड का टॉपिक खत्म होता है। अब हम स्टडी करेंगे डेक्कन प्लेटू के बारे में। रिवर नर्मदा के साउथ में जो पार्ट आता है उसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेटू। एंड ये डेक्कन प्लेटू जो है आपका एक ट्रायंगुलर लैंड मास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक लगभग ट्रायंगल का शेप बना रखा है एंड ये रिवर नर्मदा के साउथ में लोकेट है। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स। डेक्कन प्लेटू इज ए ट्रायंगुलर लैंड मास। जैसे मैंने आपको बताया कि इसने एक ट्रायंगल की शेप बना रखी है, ठीक है। एंड जी कहाँ पर लोकेट करता है? डेट लाइस टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। जी आपकी रिवर नर्मदा है। नर्मदा के नॉर्थ में जो पार्ट है उसका नाम है सेंट्रल हाईलैंड एंड इसके साउथ में जो पार्ट है उसका नाम है डेक्कन प्लेटू। ओके, एंड डेक्कन प्लेटू आपका एक ट्रायंगल के शेप में है। डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन किस तरह होता है? तो आपको याद होगा कि जब इंडियन प्लेट अपने से बहुत बड़ी प्लेट जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो क्या होता है, इस एरिया में माउंटेन्स बनते हैं और उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स या हिमालय। इसी एरिया के जस्ट नीचे यहाँ पर प्लेन्स डेवलप होते हैं, है ना। एंड इस एरिया के नीचे जो एरिया आता है वो एरिया आपका पेनिनसुला प्लेटू का एरिया आता है। ओके, तो पेनिनसुला प्लेटू का जो एरिया है वो गोंडवाना लैंड का एरिया है, सबसे पुराना एरिया आपका यही है। एंड आपने देखा कि इसका फॉर्मेशन प्लेट के टकराने से हुआ। फिर आपने इस पेनिनसुला प्लेटू के 2 पार्ट्स कर दिए। ऊपर का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड एंड नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हमने नाम दिया डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू का जो फॉर्मेशन हुआ वो लावा से हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है वो काली मिट्टी दिखाई देती है। डेक्कन प्लेटू का जो फॉर्मेशन हुआ वो लावा से हुआ है। तो देखते हैं किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर एक रिवर थी, इसका नाम था रिवर नर्मदा एंड वो एक फॉल्ट से होके बहती है ना। एंड इसी तरह से इस साइड में भी एक फॉल्ट था। तो इन फॉल्ट से होकर ज़मीन के अंदर जो लावा था वो बाहर निकल के आता है एंड इस पूरे एरिया में फ्लो करने लगता है। तो इस तरह से जो डेक्कन प्लेटू है वो लावा से निर्मित हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, अब हम डेक्कन प्लेटू का देखेंगे एक्सटेंशन। इसके सबसे नॉर्थ में कौन सी रेंज होगी? इसका नाम है सतपुरा रेंज। नॉर्थ में एक्सटेंशन कहाँ तक है इसका? सतपुरा रेंज तक है। उसके बाद में अब हम देखेंगे इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन। इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन कहाँ तक होगा? ईस्टर्न एक्सटेंशन महादेव, कैमूर एंड मैकाल रेंज तक होगा। इसके अलावा इसका नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन मेघालय प्लेटू तक है और एक नाम और है यहाँ पे कार्बी प्लेटू। डेक्कन प्लेटू का जो नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है उससे लोकली मेघालय प्लेटू, कार्बी एनालॉग प्लेटू के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर एक नाम और है नॉर्थ चचार हिल्स। अब इन सब चीज़ों को हम देखते हैं मैप पर। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि रिवर नर्मदा की जो साउथ का जो पोर्शन है वो आपका डेक्कन प्लेटू है। अब हम डेक्कन प्लेटू का देखेंगे एक्सटेंशन जी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो नॉर्थ पार्ट में देखिए यहाँ पर एक रेंज है, इसका नाम क्या है? सतपुरा रेंज। ओके, तो ये इसका नॉर्दर्न एक्सटेंशन हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी ईस्टर्न एक्सटेंशन की तो यहाँ पर एक हिल्स है, इसका नाम है महादेव हिल्स। इसके आगे जो हिल्स मिलेगी उसका नाम होगा कैमूर हिल्स एंड उसके आगे जो हिल होगी उसका नाम होगा मैकाल हिल्स।
तो ये इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन हो जाएगा। अब हम डेक्कन प्लेटू का देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन। तो डेक्कन प्लेटू का नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन इस एरिया में भी पाया जाता है और इसे हम कहते हैं मेघालय प्लेटू। इसी तरह से यहाँ पर आप एक नाम और दे सकते हैं, इसका नाम है नॉर्थ चचार हिल्स। तो ये कौन सा एक्सटेंशन है इसका? ये इसका नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन हो गया। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, वो कौन सी है? छोटा नागपुर प्लेटू एंड मेघालय प्लेटू, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है और हम कह सकते हैं कि छोटा नागपुर प्लेटू एंड आपका मेघालय प्लेटू एक फॉल्ट के द्वारा से अलग हो गए हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ से जो नदी निकलती हैं, गंगा नदी एंड अदर रिवर्स, वो इस एरिया में जो प्लेटू था उसको काट देती हैं। अब यहाँ पे प्लेटू नहीं मिलेगा आपको। डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन जो था पहले यहाँ तक था, ठीक है। इस एरिया में भी क्या था? प्लेटू था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में रिवर्स ने इस एरिया को काट दिया। तो इस तरह से यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू एंड मेघालय प्लेटू के बीच में एक गैप हो जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डेक्कन प्लेटू वेस्टर्न पार्ट में अधिक ऊंचा है जबकि इसका स्लोप ईस्ट की तरफ है। इसी वजह से जो रिवर्स निकलती हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, चाहे आपकी कावेरी रिवर, कोई सी भी रिवर हो, वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। क्यों? क्योंकि ये एरिया ऊंचा है और यहाँ पे स्लोप है इस साइड में, इसी वजह से रिवर जो हैं इस साइड फ्लो करती हैं। एंड लास्ट पॉइंट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट जो हैं डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न एज को एंड ईस्टर्न एज को बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्टर्न घाट्स और ये आपका जो है वो वेस्टर्न घाट्स है। ये क्या है? ये आपके एक माउंटेन्स हैं। तो ईस्टर्न घाट के माउंटेन्स ने इसका एक ईस्टर्न एज बना दिया एंड वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन्स हैं उसने इसका वेस्टर्न एज बना दिया। अब ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स में क्या डिफरेंस है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपने स्टडी किया एक ट्रायंगल शेप में जो ज़मीन है ना, उसे हमने बोला पेनिनसुलर प्लेटू। उसकी टू पार्ट्स हैं। रिवर नर्मदा से ऊपर का जो पार्ट है उसे हमने बोला सेंट्रल हाईलैंड एंड उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसे हमने बोला डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड की आपने लोकेशन देखी एंड लोकेशन के साथ साथ आपने उसका एक्सटेंशन भी देखा कि इस साइड में अरावली हिल्स हैं एंड सबसे लास्ट में ईस्ट की तरफ छोटा नागपुर प्लेटू है एंड साउथ में कौन सा रेंज है? विंध्यन रेंज है, ठीक है। उसके बाद में आपने स्टडी किया डेक्कन प्लेटू को। नर्मदा रिवर से नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका डेक्कन प्लेटू है। इसके नॉर्थ में कौन सी रेंज है? सतपुड़ा रेंज है। फिर अगर हम इसके ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ पड़ेगा महादेव हिल्स, फिर कैमूर हिल्स, फिर मैकाल हिल्स। इसका सबसे नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन कौन सा था? मेघालय प्लेटू एंड नॉर्थ चचार्स हिल्स। फिर आपने जाना कि डेक्कन प्लेटू की हाइट वेस्ट में अधिक है, ईस्ट में कम है, इसी वजह से रिवर्स जो हैं ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ये सारे पॉइंट थे आपके डेक्कन प्लेटू के बारे में। आई होप आपको सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।